पे सुनने को मिला था। एंड तो ये जो वॉलेटिलिटी है इसका रीजन ये है, आप अगर देखोगे 23,200 से 24,300, ये जो 1000 पॉइंट की जो रैली थी ये 7 या 10 दिन के अंदर आई थी। तो ये जो रैली आई है तो एक बार में हर रोज 100 200 पॉइंट मार्केट चल नहीं सकता, तो 50,000 हम 6 महीने में ही अचीव कर लेंगे। तो कुछ तो कहीं पे तो कंसोलिडेशन होना है, वही कंसोलिडेशन आपको होते हुए दिख रहा है मार्केट में अभी, और ये हेल्दी है। अब क्योंकि ये कंसोलिडेशन हो रहा है तो स्टॉक पे से भी एक्शन आपको अच्छी तरह से मिल रहा है। जो ऑप्शन बायर है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा काम है, क्योंकि अब प्रीमियम इरोड हो रहा है, चाहे वो पुट का हो या चाहे कॉल का हो, बट जो ऑप्शन सेलर है उनको प्रॉफिटेबल आ रहा है। तो डिपेंड ऑन मार्केट सिनेरियो आपको अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी होती है, आपको आपके टेक्निकल्स के हिसाब से अपना स्ट्रेटजी अपना टू द पॉइंट रखना पड़ता है, जहां पर आप कमा कर सकते हो। कभी आपको राइटर बनना होता है, कभी आपको बायर बनना होता है। राइट नाउ मुझे लगता है 24,200 24,100 एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और ऊपर की तरफ 24,500 24,600 जो होगा वो रेजिस्टेंस जोन होगा। सर मैं तो ये चीज मानता हूँ, और बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखना चाहिए, कैश पे तो नहीं रहना चाहिए। इस मार्केट पे ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। इंडियन हिस्ट्री में इस तरह का बुल रन मेरे हिसाब से नहीं देखने को मिलेगा जो बुल रन चल रहा है। आपको याद हो सर 16,000 से मैं आपके 15,200 500 से आपके साथ में शो कर रहा हूँ, और तब से मैं ये चीज बोल रहा हूँ। तभी भी बहुत जन कैश में थे, 13,000 में आ जाएगा, जब 18,000 आए तो 15,000 आ जाएगा, जब 20,000 आए तो 18,000 आ जाएगा, जब 22,000 आए तो 20,000 आ जाएगा, जब 24,000 आए तो मतलब 22,500 आ जाएगा। ये करते रहेंगे। लोगों का काम है कहना, वो शॉर्ट टर्म 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए तो मार्केट करेक्ट होगा, और मैं ये मानता हूँ कभी भी 5% का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, जो 1000 पॉइंट है। मगर क्या आप 1000 पॉइंट के चीज के लिए नेक्स्ट 3-4 साल में जो निफ्टी 50,000 होने वाला है उसको मिस करना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी ने एचएल को बुक कराया 48 को, 4400 को, आज क्या वो रिटेल इन्वेस्टर 5600 में ले सकता है एचएल? इतना अच्छा स्टॉक अगर आपने नीचे लेके रखा हुआ है, जस्ट बिकॉज भाग चुका है, चलो प्रॉफिट बुक कर लो। कोची सीपीआर देख लीजिए सर, हमने 10 दिन पहले जब बात कर रहे थे चैनल में तो 1600-1800 रुपए का भाव था। आज कोची सीपीआर 2800 रुपए का भाव है। जस्ट बिकॉज भाग चुका है, चलो प्रॉफिट बुक कर ले, तो आज वो 2800 रुपए में लिया नहीं जाएगा। आरबीएनएल देख लीजिए सर, आरबीएनएल 3 दिन के अंदर 150 पॉइंट का मूव है। इरकॉन को देख लीजिए, 240 से 330 का भाव है। तो आप 10% 12% के करेक्शन, हाँ ये सब अगर इंटरडे ट्रेडर हो, 3 दिन का ट्रेडर हो, तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, जब आप प्रॉफिट बुक करो, कैश में आ जाओ। बट कैश में तो आ ही नहीं रहे हो ना सब, तो स्टॉक चेंज ही कर रहे हो आप। तो स्टॉक अगर जो मोमेंटम में है उसको रखो। अब लास्ट वीक की बात करें सर, हमने बीबीएल की बात की थी लास्ट वीक में, क्यों सस्ता हो गया 4700 में। आज देखिए बीबीएल सर 5400 का हो गया। तो 7 दिन के अंदर आपको 600-700 पॉइंट का बीबीएल में मूव है। बीएमएल हमारा लास्ट वीक में भी कॉल था, हमने शायद बीएमएल 4400 में दिया था, आज 5300 चल रहा है। 800-900 पॉइंट का मूव है इसमें। तो सिंपल सी बात है, अगर आप हॉराइजन 3 महीना 6 महीना 12 महीना प्लस का है आपका, प्लीज स्टे इन्वेस्टेड। स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है, स्टॉक को बेचिए, दूसरा स्टॉक लीजिए, पर कैश लेके बाहर मत आइए। ये टाइम नहीं है स्टॉक कैश लेके बाहर आना और डरना। एज ए टेक्निकल एनालिस्ट, एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट, मुझे ये समझ में आता है, मार्केट को क्वेश्चन मत कीजिए क्यों चल रहा है, मार्केट के पीछे चलना ज्यादा अच्छा है। मार्केट भाग चुका है, चलो बेच दो, और मार्केट टूट चुका है, चलो ले लो। ये स्ट्रेटेजी अभी के लिए काम नहीं आ रही। अभी के लिए जो मार्केट कर रहा है उसके पीछे भी चलो, मार्केट अगर घूमते हुए दिखेगा, मैं भी बोलूंगा सेल कर दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बट अभी वो नहीं दिख रहा है। अभी कंटिन्यू अपर डायरेक्शन में है। तो अभी के लिए इस साल का मेरा 24,500 का टारगेट था, वो तो आ ही चुका है सर, 24,300 24,400 चल रहा है। तो मेरे हिसाब से टारगेट आ चुका है, बट अभी टारगेट रिवाइज करके 25,200 25,300 कर रहे हैं हम लोग पूरे साल तक का। तो इंडेक्स वाइज मुझे ज्यादा मूव अब नहीं आते हुए दिख रहा है, क्योंकि हम इंडेक्स ट्रेडिंग करते भी नहीं, हम तो कैश ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। तो स्टॉक वाइज अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, जो थीम आप ढूंढिए, अच्छा जो बजट आ रहा है तो यहाँ पर अच्छा खासा थीम मिलेगा, वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो सिर्फ 52,000 एक डाउन साइड में सपोर्ट रेंज है, और 53,200 एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके बीच में भी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बट बैंक निफ्टी के मुकाबले मुझे ज्यादा वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट दे रहा है। बट बैंक निफ्टी में एक कंस्टिट्यूट है एचडीएफसी बैंक,
वही निफ्टी को, बैंक निफ्टी को ऊपर बहुत तेजी से लेके जाता है, वही तेजी से नीचे लेके आता है। 2 दिन लास्ट फ्राइडे को उसका रिजल्ट क्वार्टरली अपडेट आया था, वो इतना अच्छा नहीं था, उस वजह से 1730-40 से 1650 रुपए आया, और उस वजह से बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा करेक्शन आपको होते हुए दिखा है। बट ये आई बिलीव हो चुका है, तो 5200, 5300, 5200, 300 का रेंज जो है अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स के लिए, जो 1000 पॉइंट का मूव देख सकते हैं 53,300, 200 के लिए, और स्टॉप लॉस जो होगा 51,800 के लिए। ये बेसिकली इंडेक्स ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, पर स्टॉक स्पेसिफिक मैं बुलिश हूँ, और मेरे हिसाब से मार्केट में बने रहना चाहिए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया सर, बट मुझे लगता है ये बोलना जरूरी था रियल इन्वेस्टर को। अदरवाइज क्या होता है सर, लॉस तो हजम हो जाता है। जब मैं अगर 100 रुपए का चीज लिया, 80 रुपए हो गया, वो बिकता नहीं है, वो 50 रुपए 20 रुपए भी देख लेते हैं, और प्रॉफिट हजम होने में मुश्किल होता है लोगों को, वो हजम करना भी जरूरी है, तभी आप पैसा बना पाओगे। ये बुल रन है, ये नॉर्मल मार्केट नहीं है, नॉर्मल तरीके का मार्केट नहीं है। जी सर। नॉर्मल तरीके का बुल मार्केट नहीं है, वन साइडेड नहीं है, लेकिन है, बुल मार्केट है। इसमें अभी फिलहाल कोई शक कम से कम लोकेश जी को तो नहीं है। एक बार देख लेते हैं कि हमारे साथ एक और एक्सपर्ट एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, रचित खंडेलवाल जी, उनकी क्या राय है इस विषय को लेकर के। रचित जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। सर नमस्कार, लोकेश सर को भी नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आई वाज शेयरिंग द स्क्रीन विद नितिन सर। मैं उसी मोमेंटम में आके यहाँ बैठ गया, और मेरे सामने है लोकेश सर। तो अब लोकेश सर की मैं जब बैक स्टेज था सारी कमेंट्री सुन चुका हूं और अपनी भूल चुका हूं, क्योंकि जिस कन्विक्शन से लोकेश सर ने बुल रन को एडवोकेट कर दिया है कि अब मैं कुछ भी कहूं वो कहीं ना कहीं नहीं होता हुआ दिखेगा। बट हाँ देखिए, एक चीज है, पॉइंट टेकन रैली है, पॉइंट टेकन अपसाइड हम रजिस्टर कर रहे हैं। और लास्ट वीक भी आप देखें तो आई थिंक ओनली थर्सडे एंड फ्राइडे वर द डेज जब हमने नया हाई नहीं मारा, अदरवाइज हम नया हाई मारे जा रहे हैं, डेली बेसिस पे नए हाई मार रहे हैं। अब इसमें एक चीज आती है कि ये एक एक्सेप्शनल केस बनता जा रहा है। हमारा इंडियन मार्केट जो है वो एक एक्सेप्शनल केस बनता जा रहा है बुल रन का, जो कि लोकेश सर बोल रहे थे। और एक बेसिक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब हम इस किस्म की रैली देखते हैं, जब हम ऐसा मोमेंटम देखते हैं विच इज बैक्ड बाय सो मच ऑफ फंड्स। आप देखिए किस तरीके का SIP से फंड आ रहा है, आपके डीमैट अकाउंट्स जो हैं वो 16 करोड़ हो चुके हैं। तो इस तरीके का फंड फ्लो जब आता है तो हम डेफिनेटली एक फंडामेंटल से बहुत दूर चले जाते हैं। अगर आप एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट मेरे से पूछेंगे तो द मार्केट्स हैव बिकम एक्सपेंसिव, और वही एनालिसिस अगर मैं करूंगा तो मैं बोलूंगा कि दीज आर नॉट द मार्केट्स टू इन्वेस्ट। बट ये हम देख रहे हैं बहुत टाइम से मार्केट एक्सपेंसिव बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो 22,000 के लेवल्स थे, या मान लीजिए अप टिल 23,600, वहां पे हम ये भी बोल रहे थे कि अब अर्निंग्स जो है वो अर्निंग्स अब कैचअप कर लेंगी, और फॉरवर्ड अर्निंग पे मार्केट चलता है, 2 साल में सारा का सारा अर्निंग कैचअप हो जाएगा। मेरा ऑप्टिमिज्म कहीं नहीं हिला है, मैं उस ऑप्टिमिज्म से बाहर नहीं आ रहा हूं। मगर एक चीज है कि कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें थोड़ा सा चिंता जरूर अपने दिमाग में डालने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब हम वो मार्केट में नहीं है जहां पे एक ऐसा सेक्टर जो कि 49% मैन्युफैक्चरिंग GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा था, बुकिंग्स पे चल रहा है। And I'm talking about automotive sector, which is a very important guidance for the actual consumption in the market. The automobile sector is reeling under serious trouble now. Last week report आई है, 62 से 67 डेज का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। लास्ट मंथ भी हमने इन्वेंट्री एडअप करी है। जिस तरीके से अब ऑटोमोबाइल में डिस्काउंट्स ऑफर होने लग गए हैं, आप ये बात करें पिछले कोविड के बाद से हम हमेशा क्या बोल रहे थे, बुकिंग चल रही है, प्राइसिंग हाइक हो रही है, कंपनी, डीलर्स, ऑल ऑफ देम आर रेडी टू गिव यू डिस्काउंट्स। बट इन्वेंट्री इतनी ज्यादा अब कंपाइल हो चुकी है कि उनके पसीने छूट रहे हैं सिस्टम में माल बेचने के लिए।
हमने ये भी सोचा था कि पोस्ट जनरल इलेक्शंस एंड मॉनसून के आते ही ऑटोमोबाइल सेल्स विल इम्प्रोवाइज, व्हिच इज नॉट हैपनिंग। आई हैव एक्चुअली डन अ रिपोर्ट ऑन दिस, और उसमें ये भी है कि आप देखें डीलर नेटवर्क हैज इंक्रीज द टाइम ऑफ ओपनिंग देयर शोरूम्स। जिस तरीके के आज आप टीवी मीडिया पे ऐड देख रहे हैं, पेपर में ऐड देख रहे हैं, प्राइसेस कंपनी भी स्लैश कर रही है, डीलर डिस्काउंट भी दे रहा है। ये कहीं ना कहीं एक हमारी कोर इकोनॉमी में प्रॉब्लम की बात तो है, पहली बात। दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि सब जानते हैं इस बारे में, हमारा जो सेविंग्स है, जो इंडिया का सेविंग्स है, वो ऑल टाइम लो पे आ चुका है, और वो अब हमें कहीं ना कहीं बैंक्स में देखने को मिल रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बैंक्स में अब दिख रही है कि कम हो रही है, क्योंकि लोगों के पास अब पैसे की कमी हो रही है। People are spending, they are taking loans, they might be investing in stock market, but they don't have money to save. इसका हम कॉन्ट्राव्यू ये भी बोल सकते हैं कि अब लोगों ने सेफ हेवेंस छोड़ के और सिर्फ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच लिया है और वहीं करे जा रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। बट ये एक सर रैशनल के साथ चीजें अप्रोच की जाती हैं। आप इक्विटी एक्सपोजर भी लेते हैं, आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी एक्सपोजर लेते हैं। अगर ये डिस्टॉर्शन हमको दिख रहा है तो ये जरूर है कि ये बुल रैली है, ये 25,000, 26,000, 30,000, 50,000 कहीं भी जा सकती है। बट व्हेन द क्राइसिस कम्स इन, वी विल नॉट बी हैविंग सेफ फंड्स इन आवर हैंड टू इवन रन आवर डेली कोर्स। जिस तरीके की सारी सिचुएशन अब डेवलप होती हुई जा रही है, मैं बिल्कुल लोकेश सर की बात से अग्री कर रहा हूं। यू शुड बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स, मगर एक बेसिक डिफरेंस आ रहा है, डोंट पुट ऑल योर मनी एट दीज लेवल इन द मार्केट, प्लीज हैव अ सेफ्टी नेट इन योर हैंड। और वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है कि ऐसा नहीं हो, एक बहुत पुरानी कहावत है, चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, डूबे जी बन के वापस आ गए। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विच वी डोंट नो, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में से भी हो सकता है, इंटरनेशनली भी आप देखें इतना वॉलेटाइल हो रहा है। आप एक और चीज देखिए, अभी यूएस का जो जॉब डेटा आया है वो भी कहीं ना कहीं अब एक सॉफ्ट लैंडिंग दिखा रहा है यूएस इकोनॉमी का। और जो जेरेमी पोवेल थे, जो इतने एग्रेसिवली आके बोले थे कि रेट घटना छोड़ो, मैं बढ़ा नहीं रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है, उनकी तरफ से भी अब एक कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट आ रहा है कि कमिंग सितंबर वी माइट सी अ रेट कट। एक कॉज ऑफ कंसर्न है, दैट्स इट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप माल बेचें, have a very proportionate idea towards your investment. Always remember that equity market investment is a risky asset class that you're investing into. अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है, till the time we are maintaining above 23,600, I don't see a big cut. मैं ये आपको जितनी भी बातें बोल रहा हूं वो आपके पर्सनल फाइनेंस की सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं। 23,600 के ऊपर हम मेंटेन कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात होती हुई नहीं दिख रही है। जहां तक बजट की बात है, बजट आपका आएगा डिफेंस स्पेंडिंग, क्योंकि बजट में व्हाई आई डोंट सी मच ऑफ चेंज कमिंग इन, क्योंकि आप एक और चीज देखें कि आज के टाइम में जो आपकी कोर टीम है वो वही है, ऑल द कोर मिनिस्टर्स आर द सेम जो पिछली बार भी थे। तो आई डोंट सी अ ट्रेमेंडस चेंज कमिंग इन। थोड़ा सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग हो सकता है, और जिस तरीके से ऑलरेडी आरबीआई डिविडेंड दे चुका है तो गवर्नमेंट को वो फिस्कल डेफिसिट मैनेज करने में भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट आई डोंट सी मच ऑफ चेंज कमिंग इन। थोड़ा सा ये जरूर हो सकता है कि फार्मिंग के लिए और फर्टिलाइजर सेक्टर्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट और आ जाए, बट वापस घूम फिर कर वही बात, पॉजिटिव सब हैं, अच्छी बात है, तेजी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, तेजी और आएगी, बिल्कुल आएगी। ये 25,000, 50,000 जहां भी जाएगा अच्छी बात है, बट डोंट पुट योर मनी कंप्लीटली इनटू द मार्केट्स। जो हमारी कोर इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं एक दूसरा डायरेक्शन दे रही है। एंड नॉट टू फॉरगेट, मार्केट जब क्रैश करता है तो किसी का नाम नहीं पूछता, कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ क्रैश करता है। ये एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच आप। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें और समझ लीजिए कि क्यों ये इस तरीके के अलग अलग कॉन्ट्रा व्यूज हैं। एक तो रचित जी हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आईपी, ठीक है, तो वो ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि कहीं आप एक तरफ भारी ना हो जाओ, तो खाली इक्विटी में ना आप बहुत ज्यादा ओवरऑल हो जाओ ये इन्वेस्टेड, या सिर्फ रियल एस्टेट में या किसी भी सेक्टर में, क्योंकि ये साइकिल घूमती है।
और हर जगह जो लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टेड थे पीछे, उन्होंने भी बहुत खराब समय देखा है। बहुत टाइम तक एक लगाट बहुत बुरी तरीके से अटका रहा रियल एस्टेट सेक्टर, कोई सेल नहीं थी। और जिस तरीके की चीजें अभी जो ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि रचित जी ऑटो एंथुसियास्ट हैं, तो उसके लिए बहुत डिटेल में देखते हैं उन चीजों को। वो ये कह रहे हैं कि इन्वेंट्री बहुत है, कि अभी पहले बहुत यूफोरिया था, गाड़ियां बिक रही थी, धड़ल्ले से बिक रही थी और बहुत तेजी से बिक रही थी, और उसके चलते कंपनीज ने बनाना भी शुरू कर दी थी बहुत सारी गाड़ियों को, बहुत उन्होंने प्रोडक्शन स्पीड कैपेसिटी बढ़ा दी थी। लेकिन अब वो आकर के कहीं अटक गया। अब वो गाड़ियां आकर के बन करके खड़ी हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, डीलर के पास में, और वो बिक नहीं रही। और अब वहां पे डिस्काउंट आना शुरू हुआ है, जो इधर डिस्काउंट नहीं था बल्कि प्रीमियम चल रहा था। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो आप जब शोरूम पे जाते थे तो आपको शोरूम वाला ये नहीं कहता था कि वो कि डिस्काउंट कितना दे सकता है, वो ये कहता था कि एक्स्ट्रा कितने पैसे लगेंगे अगर आपको जल्दी गाड़ी चाहिए तो। नहीं तो वेटिंग पीरियड 6 महीने का है, 8 महीने का है, एक साल का है, और बहुत लंबे लंबे हमने वेटिंग पीरियड सुने, जो कि पहली बार मतलब इधर काफी समय में या कुछ एक जनरेशन में तो ये पहली बार था। ना ये बहुत पहले किसी जनरेशन में हुआ करता था कि आप गाड़ी स्कूटर बुक करके और बैठे रहते थे कि आपका नंबर आएगा और कब आपको स्कूटर मिलेगा, वो चेतक है या LML है, तो वो जमाना अलग था। लेकिन बीच की जनरेशन में और हमने ये वाला टाइम नहीं देखा था। हम जाते थे, गाड़ी वहां पे खड़ी होती थी, कोई कलर का हो सकता है कि आपकी चॉइस कोई कलर की है कि व्हाइट कलर ज्यादा बिकता है और वहां पे उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो उनका अगर आपको ब्लैक ब्लू कुछ लेना है तो आप आज ले जाओ, और अगर आपको व्हाइट लेना है तो 2-4 दिन की वेटिंग करनी पड़ेगी, 2-4 हफ्ते की, मतलब सिर्फ इतना था, मतलब महीना नहीं होता था शायद। और अब ये महीनों की वेटिंग आ गई थी, और अब इसका ठीक उल्टा फिर वापस हो गया। तो जब उस यूफोरिया में बनना शुरू हुई चीजें और अब उसके बाद अटक रही, ये चर्निंग है, ये सेक्टोरल गोल गोल घूमता है। पहले रियल एस्टेट में था, अभी ऑटो में आ रखा है, और इस तरीके की चीजें, तो ये होता है। और पोर्टफोलियो आपका बैलेंस होना चाहिए, अलग अलग आपके वो जो कहावत है कि आपके सारे एग्स जो है, सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं होने चाहिए, तो ये वो वाली चीज है। वहां से कहीं ना कहीं एक चीज उठा करके जो रचित जी याद दिला रहे। जी रचित जी। सर, अब अपन इस मुद्दे पे बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल दे देता हूं कि आज के टाइम में इन्वेंट्री ऐसी है कि अगर आप एक नॉर्मल कार का मीडियन निकाल के 9.5 लाख रुपए की एक गाड़ी मान के चलेंगे, तो करीबन सिर्फ इन्वेंट्री ब्लॉकेज जो है वो 6 से 6.5 लाख के करोड़ के आसपास का आपका पूरा बन के आ रहा है। दिस इज द इन्वेंट्री ब्लॉकेज। और अगर आप डिस्पैचेस देखेंगे जून महीने के, जो कार सेल्स आपको देखने को मिली, जो ऑटो नंबर आपको देखने को मिले, वो कंपनी के एंड से डीलर एंड पे 3,41,000 करोड़ 3,41,000 थे, और जो वाहन रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 2,81,000 हुए। तो ये और ऐड हो रहा है, जो कार कंपनीज हैं वो डीलर को और पुश दे रही हैं। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, जो लेटेस्ट देखने को मिला है, क्योंकि हमने ये बात करी कि बैंक में डिपॉजिट कम हो रहा है, अब बैंक भी आप देखेंगे ऑटोमोबाइल फाइनेंस में जो सिर्फ अच्छे सिविल स्कोर्स हैं उन्हीं को फाइनेंस दे रहे हैं। अब जो पहले ये हो रहा था कि आपको गाड़ी चाहिए तो आप तो साहब आओ, आधार कार्ड लाओ और पैन कार्ड लाओ और गाड़ी ले जाओ, वो सिस्टम अब नहीं हो रहा है, पूरा सर्विलेंस हो रहा है, विच इज गुड कि ठीक है हमारा क्रेडिट ऑफटेक जो है वो इम्प्रोवाइज हो रहा है। मगर बैंक के फाइनेंस ना होने के कारण NBFC फाइनेंस से गाड़ियां जो जा रही हैं वो कहीं ना कहीं एक रिकॉल फैक्टर भी क्रिएट करेंगी इन मंथ्स टू कम। ठीक है। तो और वो भी एक घंटी है जो कि RBI ने थोड़े दिन पहले ही बजा दी थी, जब सारे क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर में उन्होंने एक नकेल कसी थी और कुछ एक चीजें इस तरीके की करी थी, जो छोटे छोटे से और जो हाँ, वो है फाइनेंसेस हैं उसके ऊपर में जो कसा था। जी। और उस पर बैंक्स भी अब बहुत स्ट्रांगली अमल कर रहे हैं। और ये आप देखें, कार्स का डेटा हमारे सामने आ चुका है, कहीं ना कहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल का अभी तक पूरा फाइनेंस का डेटा हमारे सामने आ नहीं रहा है लेटली। मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज देयर वाज अ कंस्ट्रक्शन व्हिच वाज हैपनिंग इन माय हाउस एंड आई हैड टू बाय मल्टीपल नंबर ऑफ एसीज। तो मैं ये सोच के गया था कि मुझे कोई बहुत ही अच्छा बैंक ऑफर मिल जाएगा, व्हिच वाज नॉट द केस। I actually had to pay upfront payment because there was no finance option happening. तो वो कहीं ना कहीं एक दर्द है सिस्टम में अब जो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये वो वाली चीजें, वो वाला डेटा है जो कहीं ना कहीं वो काफी समय तक, लेकिन बहुत समय तक आप दबा के नहीं रख सकते। तो भले ही डेटा में ना दिखे, रिपोर्ट्स में ना दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑन ग्राउंड दिखने लगता है। उसका एक हल्का रिफ्लेक्शन आपको पिछले इलेक्शंस में भी दिखा है। तो कहीं ना कहीं वो वाली चीजें कि चाहे भले ही एग्जिट पोल्स में बहुत अच्छा रहा हो सारी चीजें, लेकिन एग्जैक्ट पोल्स में चीजें बदल के आ गई।
तो इस तरीके की चीजें, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, फिर वापस याद दिला रहा हूँ कि जो लोकेश जी अभी जो कह रहे थे और जो ओवरऑल मार्केट है, उस मार्केट में ट्रेंड क्यों इंटैक्ट रहना चाहिए, क्यों फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वही सरकार है। बजट में भी जो हम बात कर रहे हैं, और रचित जी भी उसको कह रहे थे कि बहुत ज्यादा उम्मीदें कुछ नहीं है, क्योंकि वही फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो हलवा बना चुके हैं, एक बार वो बजट दे चुके हैं, और उसमें जो कुछ था सिर्फ उसको एक बार वैलिडेट करना है, उसको आगे पूरे साल के लिए करना है, क्योंकि वो इंटरिम था, बीच में इलेक्शंस थे, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। और अच्छी चीज ये है कि जबकि इलेक्शन ईयर था तब भी सरकार ने कोई ऐसी घोषणाएं नहीं करी थी जो कि बहुत ही लोक लुभावन हो, जिसको कि बाद में सरकार को लगे कि कुछ चेंज करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, तो नहीं करी थी। हो सकता है इसका भी नुकसान हुआ हो इलेक्शन में, क्योंकि वो कहीं ऐसी वाली कोई चीज है जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि इलेक्शन ईयर है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीजें अनाउंस करेगी, उस तरीके की कोई अनाउंसमेंट नहीं, तो कोई फ्रीबीज नहीं या कुछ बहुत बड़ी चीजें ऐसे वाले कुछ अनाउंसमेंट नहीं थे कि जनता के लिए कुछ बड़ा स्पेशल, तो वो सारी चीजें नहीं थी। उल्टा हो सकता है कि अब इलेक्शन के बाद में, जबकि पहला बजट है जो कि जिसमें सबसे कम इंसेंटिव सरकार देती है, यहाँ उल्टा हो सकता है कि पहली बार शायद सबसे ज्यादा इंसेंटिव यहाँ पे दे सरकार, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे विधानसभा चुनाव भी आने, तो अब वो वाली चीज है कि अब उल्टा है कि पहली बार ये होगा कि जहाँ पे सरकार बनने के बाद पहले बजट में शायद कुछ चीजें एक्स्ट्रा सरकार दे, जो कि मिडिल क्लास को जिस तरीके का फोकस करना है, शायद वो आवाज पहुंच गई है, तो कहीं टैक्स में रिलीफ की चीजें आ रही हैं और इस तरीके की कुछ एक चीजें आएंगी। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड, लॉन्गर टर्म का ट्रेंड, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखते। जो लोकेश जी कह रहे हैं वो भी बात ठीक है, रचित जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि वो ओवरऑल पोर्टफोलियो देखते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, तो जब आपको बाजार से पैसे कमाने हैं तो आपको लोकेश जी से देखना होगा, लेकिन आपको अगर ओवरऑल पूंजी को संभाल के बचा करके और बढ़ाना है तो आपको रचित जी की तरफ देखना होगा। तो दोनों के अपने अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों के अपने अपने रोल्स हैं, वो समझते चलिए। लोकेश जी यही कहेंगे हमेशा कि बाजार के अंदर में हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, और सही बात है, होती वो वाले शॉर्ट टर्म में जो चीजें वोलेटिलिटी, वो अभी खुद मेंशन कर चुके हैं कि उसकी चिंता मत करिए, 1000 पॉइंट्स की कोई खास वैल्यू है नहीं इस बाजार के अंदर में, क्योंकि बड़ा बाजार है। अब आप 24-25 हजार की बात कर रहे हैं तो उसमें 1000 पॉइंट्स की वैल्यू नहीं होती, जब होती थी तब 10,000 में वो 1000 का भी 10% हो जाता था, अब वो 5% ही होता है या उससे भी कम होता है इनफैक्ट 25,000 में, तो वो वाला परसेंटेज टर्म्स में आपको बाजार को समझना पड़ेगा, वहां पर बहुत ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। लोकेश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सर, 2-3 एक डेटा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर। पहला, 39th मंथ हो गया है इंडियन रिटेलर ने करेक्शन दिखा नहीं है एक्चुअली। अगर 10% का करेक्शन अगर हम बात करें, 39 मंथ के पहले हुआ था, अभी तक उसके बाद 10% का करेक्शन दिखा नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर को आंख बंद करके मैं इन्वेस्टेड नहीं होने बोल रहा हूँ, और ये डेटा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, इंडिया का जो बैंक में डिपॉजिट है वो एक साल में 201 लाख करोड़ का है, और जहां पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है सर 26 लाख करोड़ का टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, वो 8-9% ही है इन्वेस्टमेंट। ये नहीं है जो फुल्ली कोई इंडियन रिटेलर पूरा पैसा मार्केट में लगा के रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे बैंक में जो है 2,03,4 हजार करोड़ के करीब का है, और 200 मान लीजिए 200 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है बैंक में, कैश, एफडी, आरडी ये सब मिला के, और 28 से 30 लाख करोड़ जो है वो इक्विटी में, वो मोटा मोटा 10-11% ही है जो रिटेल इन्वेस्टर का इन्वेस्टेड है इक्विटी में। तो इसका मतलब 90% ऑलरेडी मार्केट के बाहर ही है। आई एम सेइंग जो मार्केट के अंदर आपने डाला है अपने ग्रोथ के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आप जो पैसा लगा रहे हो, उसमें प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, उसमें कैश निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें आप चर्न कर सकते हो, स्टॉक ए से स्टॉक बी, स्टॉक बी से स्टॉक सी जा सकते हो। बाकी जो आपका पर्सनल फाइनेंस के लिए आपने टर्म इंश्योरेंस भी लिया होगा, आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया होगा, आपने एफडी भी किया होगा, आपने आरडी भी किया होगा, आपने घर पे भी रखा होगा, मैं उस पैसा की बात नहीं कर रहा हूं जो रचित सर बोल रहे थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो आपने एलोकेट किया है इक्विटी मार्केट में, उसकी बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट, जो मार्केट महंगा मुझे क्यों नहीं लग रहा, उसकी अगर बात करें, लास्ट 5 साल में अगर मार्केट का रिटर्न देखोगे 12,400 था 2019 में, आज 24,800 है, 24,500 है, 400, 300, 400 है। तो मोटा मोटा अगर एक्स्ट्रापोलेट करोगे सीएजीआर के हिसाब से 14.3% का हुआ है, जो मार्केट नॉर्मली 14% से 15% सीएजीआर रिटर्न देता है। ऐसा कोई महंगा मार्केट भाग के 20% सीएजीआर रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि हमें दिख रहा है मार्केट अभी चला है इसलिए हमें महंगा लग रहा है। मगर आप 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 14.3%
CAGR से मार्केट बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है लेमन ब्रदर क्राइसिस, जहां पर हम सब कंपेयर करते हैं। देखिए उस टाइम पे मार्केट इतना 50% टूट गया था। उस टाइम पे निफ्टी का पी जो था वो 32 का में चला गया था। प्राइस टू बुक वैल्यू जो था वो 6.7 के करीब चला था। आज निफ्टी का फॉरवर्ड पी 2025 वाला 21 के पी में चल रहा है, 21.5 में चल रहा है, जो हमारे एवरेज से सिर्फ 1% ज्यादा है। एवरेज हमारा 20.5 है, अभी 21.5 चल रहा है, तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा बड़ा नहीं है। नंबर 2, पीबीबी जो है वो 3.9 3.4 के करीब चल रहा है, तो उतना महंगा नहीं है जहां से हम 40-50% का करेक्शन मार्केट दिखा दे। ऐसा सिचुएशन नहीं आई है। करेक्शन बीच में आएगा, कोई भी बुल मार्केट में 5% से 10% का करेक्शन कभी भी आ सकता है, मगर आपका व्यू पॉइंट अगर 3-4 साल 5 साल का है और स्टॉक स्पेसिफिक है तो, और आपने 10% ही पैसा लगा के रखा हुआ है मार्केट में, पूरे 100 रुपए में 10 रुपए लगा के रखा हुआ है, तो ऐसा कोई जल्दी नहीं है पैसा बाहर निकालने का। ये कुछ ट्रेडर्स मेरे जैसे होते हैं जो एक ही चीज है, जो 100% हम इन्वेस्टेड है मार्केट में, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो मेरे जैसे पागल लोग तो कम ही है मार्केट में, वो अलग चीज है। बट यस, आपको सोने में भी होना चाहिए, एफडी में भी होना चाहिए, रियल एस्टेट में होना चाहिए, बट जो आपने एलोकेट इक्विटी के लिए किया है उसको ग्रो होने दीजिए, उसको जल्दी से निकालने की कोई जल्दी नहीं है, ये मेरा मानना है जी सर। ठीक है, और दोनों चीजें अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि आपको पर्सनल लेवल पे समझना पड़ेगा। वो जिस पोर्टफोलियो की बात हो रही है कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होना ही चाहिए, वो तय बात है। और वही जो लोकेश जी अभी कह रहे हैं कि वो उन्होंने कर रखा है। और जब हम इस वाले नंबर्स की भी बात कर रहे हैं, जो आंकड़े भी लोकेश जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कितना परसेंटेज अभी भी बाहर है, लेकिन इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोकेश जी जैसे लोग होंगे जिनका कि पूरा पैसा मार्केट में है, और बहुत सारे वैसे वाले लोग होंगे, मेरे जैसे लोग हो सकते हैं जो कहें कि मेरा पैसा बिल्कुल भी मार्केट में नहीं। तो इसलिए वो जो जनरलाइज करना उस आंकड़े को, वो थोड़ा मुश्किल काम है। और यहाँ पे हम बात उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो ऑलरेडी बाजार में हैं, और उनको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा किस तरीके से सावधानी से काम करना होगा। 2 मेहमान हमारे साथ में और जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में नितिन गामी जी हैं। नितिन सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार लवजीत जी, और लोकेश जी और रचित जी को भी मेरा नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, मेरा साधुवाद जी। और अनिल शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ गए। अब यहाँ पे नितिन जी और अनिल जी, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। अच्छा, नितिन जी थोड़ी देर पहले जुड़ गए थे तो थोड़ा उन्होंने सुन लिया होगा। अनिल जी अभी भी जुड़े हैं, अगर शो देख रहे होंगे तो सुना होगा, नहीं तो मैं बता दूं कि अब यहाँ पे आकर के मामला फंस गया है और अब हमें चाहिए है थर्ड अंपायर की राय, एक पंच की राय कि भाई साहब बताइए कि करा क्या जाए। क्योंकि लोकेश जी कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, और बाजार के अंदर में फुल्ली इन्वेस्टेड रहिए, और यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है। रचित जी कह रहे हैं कि मामला थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा हम भारी हैं, थोड़ा हम एक तरफा चले हैं, और यहाँ पे शायद बाजार की हेल्थ के लिए एक झटका जो है, एक वीकनेस चाहे जरूरी है या कहीं ना कहीं है, आ सकता है। यही कह रहे हैं ना रचित जी? सर मैं ये कह रहा हूँ, अब इसको वही है ना कि आप बीजेपी और कांग्रेस वाली सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है, तो थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया गया मेरे स्टेटमेंट को। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक रैशनल के साथ इन्वेस्टमेंट रखें। मार्केट 23,600 के ऊपर तक जब तक है अच्छा रहेगा। रैशनल के साथ अप्रोच रखें और एग्रेसिव होकर इन्वेस्टमेंट ना करें इन लेवल्स। मार्केट ऊपर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक रैशनल रखें। और बोलते हुए थोड़ा सा संकोच जरूर हो रहा है, और मैं जानता हूं लोकेश सर इस बात को पकड़ लेंगे। प्रॉफिट हो रहा हो तो प्लीज अपना फंड थोड़ा थोड़ा बुक करते रहें, ताकि अगर कभी मैं समझ गया ऋषि जी। और आप एक बार फिर और अगर थोड़ा सा रह गया हो तो उसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली जब बहुत यूफोरिया चल रहा हो, जब बहुत सब चीजें बहुत अच्छी चल रही होती है, तो सावधानी भी हट जाती है। जब गाड़ी बहुत अच्छी चल रही होती है और बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा हाईवे है और सब कुछ ठीक है, तो वो एक्सीलेटर दबता चला जाता है और दबता चला जाता है, और फिर आपको वो जो स्पीड के साइन जो दिख रहे होते हैं कि 100 से ऊपर नहीं जाना, 120 से ऊपर नहीं जाना, आपकी गाड़ी 150 और 180 भी जा रही होती है, क्योंकि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, बैच वाली गाड़ी है। आपको उसके एयरबैग्स पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि इसमें 10, 15, 16 एयरबैग्स है, और आपको अपनी ड्राइविंग को कॉन्फिडेंस हो गया क्योंकि आप बहुत देर से चला रहे हैं। तो कब कॉन्फिडेंस से चीजें ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चली जाए, तो वहां पे एक वो रिमाइंडर दे रहे हैं। अच्छी बस सिंपल इतना ही, ठीक है। अलोके जी वापस आऊंगा। अनिल जी पहले एक जी। अब मैं रचित जैसे पूरी तरह से सहमत हूं मैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल
अभी अब पैसा डिफेंस भाग रहा है, ऐसे मत लगाइए, वो बहुत एग्जीक्यूट हो गया, बहुत महंगा हो चुका है। बट वही पैसा आप बैंकिंग में, आप दूसरे जो सेक्टर है वहां जो चला नहीं है उस सेक्टर पे लगा। तो बस इतना ही सा है। रचित जी भी कहीं ना कहीं वही चीज कह रहे हैं, बस रचित जी कह रहे हैं थोड़ा सावधानी की याद दिला रहे हैं, और लोकेश जी कह रहे हैं कि सावधानी का मतलब ये नहीं कि पैसा बाहर निकाल लो, केवल इधर से उधर शिफ्ट कर दो। इतना ही हुआ सर। अनिल जी, जी इसमें आपकी राय क्या है, क्योंकि इसके बाद आखिरी में क्लोजिंग वर्ड जो है वो तो नितिन जी ही देंगे। जी जी बिल्कुल। तो लवजीत जी, मुझे तो जैसा इन दोनों महानुभाव हमारे जो एनालिस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, इन दोनों की बात से मैं भी पूरी तरीके से सहमत हूँ। एंड आई थिंक जो कीवर्ड है वो है सेक्टर रोटेशन। कुछ सेक्टर्स में फ्रॉथ बड़ी क्लियरली विजिबल है। निफ्टी में भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है निफ्टी को। मैं बहुत ज़्यादा डाउनसाइड तो यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, लेकिन निफ्टी भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच्ड लग रहा है। सेक्टोरली अगर मैं बात करूं तो कुछ एक सेक्टर्स तो डेफिनेटली ओवर स्ट्रेस्ड हैं, बहुत फ्रॉथ है उनके अंदर, और डाउन साइड बहुत ज़्यादा नज़र आती है। हालांकि मैं खुद मोमेंटम इन्वेस्टर हूं, जहां पे फिलॉसफी ये होती है कि आप तब तक उसमें इन्वेस्टेड रहें स्टॉक के अंदर जब तक स्टॉक बढ़ रहा है, और स्टॉक के बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है। तो जो स्टॉक अभी महंगा है, मुझे पता है कि इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो और महंगे हो जाएंगे यहाँ से आगे जाके, लेकिन फिर भी अगर कोई फ्रेश एंट्री बनाना चाहता है अभी मार्केट में, तो क्लियरली आपको एक रिस्क रिवॉर्ड तो देखना चाहिए, और वो कुछ सेक्टर्स के अंदर हमारे फेवर में, इन्वेस्टर्स के फेवर में नहीं है। तो आप इसके बजाय दूसरे स्टॉक्स में देखिए, दूसरे सेक्टर्स में देखिए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मच बेटर हैं, और आपको जो कहते हैं ना हार्ट बर्न इतना अधिक नहीं होगा अगर मार्केट करेक्ट भी करता है यहाँ से, तो जितना कि डिफेंस में हो सकता है या रेलवे स्टॉक्स के अंदर हो सकता है, तो वहाँ पे डाउनसाइड काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं काफ़ी तो अनिल जी भी वो कह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लोकेश जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाजार से हटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टॉक्स आपको पिकिंग दोबारा से रिफ्रेश करनी होगी, रिवाइज करनी होगी, अपना पोर्टफोलियो रिवाइज करना होगा। जो बहुत चल चुका है वहां से पैसा शिफ्ट करिए, और जहां पे अब नया पोटेंशियल आना है चर्निंग में वहां पे चले जाइए, लेकिन बाजार से बाहर नहीं निकलिए, एसेट क्लास नहीं चेंज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज है। अब नितिन जी, मुझे आप बताइए, क्योंकि आप उन बहुत कम लोगों में से एक हैं जो ग्रहों, नक्षत्रों, गेम थ्योरी और बाकी सारी चीजों को, टेक्निकल्स को एनालाइज करके आप ये बता देते हैं कि अब ये समय है जब आप छुट्टी पे चले जाना चाहिए, और इस बार आपने गर्मियों की छुट्टियां नहीं करी, तो बाजार में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, आपने पूरी गर्मी की छुट्टी, और आपने घर से भी काफी सारी डांट खाई होगी, मुझे लगता है कि इस बार आप कहीं ले नहीं गए उनको घुमाने। तो लेकिन क्या अब आगे कहीं छुट्टियों का टाइम आ रहा है और ब्रेक लेना होगा? बिल्कुल लवजीत जी, इसी बात से शुरुआत करता हूँ। आगे छुट्टी का समय आ रहा है, लेकिन ये छुट्टी का समय घूमने के लिए नहीं रहेगा, घूमने के साथ में कुछ री इन्वेस्टमेंट के लिए भी रहेगा। देखिए, लास्ट वीक भी मैंने लवजीत जी बताया था 24,700 के ऊपर मुझे निफ्टी नहीं दिख रहा है, लेकिन कंटिन्यू 24,650, 730, 24,810, 24,886 और फिर 24,940, इतने रेजिस्टेंस बने हुए हैं। निफ्टी में भी इतनी ताकत नहीं है इन सारे रेजिस्टेंस को पार कर सके। वो हेल्थ अब निफ्टी में यहाँ पर नहीं है। हेल्दी होने के लिए निफ्टी को नीचे 23,700 और 23,400 यहां तक उतरना बहुत जरूरी है, और मुझे दिख रहा है कि अगले 2 महीने के अंदर में 23,700, 23,400 तक निफ्टी जाएगा। उसके बाद जो फिर रैली लेगा, तभी जाकर ये सारे रेजिस्टेंस को वो पार कर पाएगा। बिकॉज मैंने जो 4-5 रेजिस्टेंस बताए हैं, ये छोटे मोटे रेजिस्टेंस नहीं है, स्पाइरल चेंज हो रहा है, पेनेक्स के नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो इतनी सारी एनर्जी इस जगह पर फिलहाल, मतलब निफ्टी को मैं ये बोलूंगा कि चलते चलते वो इस जगह पे थक चुका है कि इतने रेजिस्टेंस या इतने ऑब्स्टेकल्स को पार करने के लिए उसके पास वो हिम्मत नहीं बची है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी ये बनती है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं, प्रॉफिट बुक करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने और इन्वेस्टमेंट करने का, अच्छे अच्छे सेक्टर्स के अंदर, अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का और मन बनाया हुआ है, आपको मौके मिलने वाले हैं। नेक्स्ट 2 महीने में मार्केट गिरने की पूरी गुंजाइश है, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, ऑलमोस्ट 80% प्लस की प्रोबेबिलिटी है मार्केट की गिरने की। लेकिन गिरावट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है। 23,400 यहां से मुझे फिर नीचे नहीं दिख रहा है, तो 23,400 तक आने के बाद में जब फिर से रैली लेगा, बहुत हेल्दी रैली होगी, जो कि मुझे लगता है दिसंबर तक वापस वो फिर 25,000 के लेवल को क्रॉस करने का दमखम रख लेगा। लेकिन इसको नीचे आना बहुत जरूरी है। तो मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं
वो अपनी पोर्टफोलियो को और बढ़ाएंगे, नीचे आने का इंतजार करेंगे। तो छुट्टी में जो है सो कुछ समय हम जो है, इनफैक्ट मैं नेक्स्ट वीक का ही प्रोग्राम बना रहा हूँ छुट्टी में जाने का। बच्चे बड़ी जिद भी कर रहे थे कि पापा इस बार कहीं गए नहीं है, तो नेक्स्ट वीक का ही प्रोग्राम बना रहा हूँ, एक छोटी सी हल्की सी छुट्टी लेने का। लेकिन वहां पर मैं थोड़ा सा गिरने का वेट भी करता रहूंगा और वहां पर मैं और जो है तो पंपिंग करूंगा फंड थोड़ा सा, बट गिरने पर करूंगा। अभी इस जगह पर मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन नितिन जी, जब आज हम हफ्ते का पहला शो कर रहे हैं, पिछले हफ्ते का जो आखिरी शो मैंने किया उसके अंदर में कुछ एक एनालिस्ट मेरे साथ में जुड़े थे शो के, और उन्होंने ये जो करेक्शन और जिसकी हेल्थ की हम बात करते हैं, बाजार को थोड़ा और हेल्दी रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा ब्रेक तो चाहिए, सुस्ताने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए। तो या तो टाइम वाइज करेक्शन हो या फिर प्राइस वाइज करेक्शन हो। टाइम वाइज तो ठीक है, मान सकते हैं कि थोड़ा सा अब यहाँ से ट्रिगर भी कुछ कम है और कहीं रेंज के अंदर में, लेकिन प्राइस वाइज में आपने जो करेक्शन दिया है, जो फिगर्स दिए हैं, वो बहुत छोटे दिए। वो वही है जो अभी लोकेश जी भी कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही इतने बड़े बाजार के अंदर में, 24-25 हजार के बाजार के अंदर में ये तो ना के बराबर कुछ भी नहीं। मतलब ये तो बहुत ही किसी भी दिन आ सकता है, तो ये किसी भी कोई भी किसी भी दिन किसी भी एक्सपायरी पे आप ये वाला टाइप का देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने लास्ट शो किया था, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे मैंने फिगर्स जो सुने हैं वो 21,000 और 20,800 तक के सुने हैं। कितना एग्री कर रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल मैं तवज्जो नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज देखिए मार्केट में जो अपसाइड की रैली बनी हुई है वो फिलहाल बनी हुई है। मुझे ये 20,000 या 21,000 का फिगर अभी नहीं दिखता है। मुझे 23,400 और 23,180, मैक्सिमम 23,180, बट 180 के नीचे क्लोजिंग भी नहीं देगा। वो क्लोजिंग उसको देना होगा तो 23,180 के ऊपर ही क्लोजिंग देगा। टच करने के लिए स्पाइक एक लगा दे तो अलग बात है, अदरवाइज 23,400 पर इतना बड़ा सपोर्ट बना हुआ है कि उसको भी क्रॉस करना, जैसा मैं आगे रेजिस्टेंस बता रहा हूँ कि 728 735 को क्रॉस करना मुश्किल है, तो नीचे 23,400 को भी ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा इस जगह पर। बिकॉज हेल्थ उतनी भी खराब नहीं हुई है कि वो नीचे गिरता चला जाए और 20,000 तक चला जाए। वो बेचारा थोड़ा थका है, थोड़ा पानी पी रहा है, पानी पीने लायक ही बस हेल्थ बिगड़ी है, बाकी नहीं बिगड़ी है। तो सर ये रैली अभी बनी हुई है और बदस्तूर ये रैली अभी 2025 के लिए जो मैंने बताया हुआ है, वो 2025 के लिए एक अच्छी बूम अभी आनी बाकी है। फाइनेंशियल सेक्टर पे आप लगे रहिए, जैसे आपको मौका मिला फाइनेंशियल सेक्टर पे, रियल एस्टेट पे, पावर पे आप पिक करते रहिए। बॉटम पिकिंग आपकी बनी रहनी चाहिए। बट हाँ, मैं नीचे में कहीं पे इतनी बड़ी गिरावट कहीं पे अभी मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर मुझे दिखेगा जरूर आपके शो के माध्यम से इस बात को रखूंगा, बट मुझे अभी किसी भी एंगल से चाहे वो गैन नंबर हो, चाहे प्लेनेट की पोजीशन हो, चाहे वो टेक्निकल हो, मुझे इतनी बड़ी गिरावट अभी नहीं दिख रही है। 23,400 पे मैं लास्ट हूँ अभी फिलहाल। जी रशीद जी। सर देखिए, ये तो ये नहीं मान रहे हैं, थोड़ा आधा वोट दिया इन्होंने अभी, ये दोनों तरफ है ये जब इनका विधानसभा आएगा तो ये पीछे हट जाएंगे। नहीं सर, एक डिफरेंस मैं देना चाहूंगा कि 20,000 का जो लेवल है यहाँ से, वो थोड़ा सा अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट अनरियलिस्टिक लग रहा है। उसके पीछे आप देखें कि जिस तरीके से निफ्टी यहाँ तक पहुंची है, एक आप अगर इसका पैटर्न भी देखेंगे तो ये बहुत स्मूथ क्रूज करती हुई यहाँ तक आई है। और उसके पीछे के जो आपके बेसिस हैं वो है कि किस किस्म का क्वांटम, जो हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, आज के टाइम में रिटेल साइड से फंड फ्लो आ रहा है, एसआईपी साइड से फंड फ्लो आ रहा है। आप यहां से अगर 20,000 निफ्टी की बात करते हैं तो नॉट टू फॉरगेट कि आज के टाइम में हमारा रिटेल का एग्रेशन जो मुझे डरा भी रहा है, मगर वो अभी एज अ बेनिफिट काम कर सकता है कि जितने भी स्टॉक होल्ड कर रखे हैं आज के टाइम हमारे रिटेल ने, जो मार्केट की पोजीशन है, अगर वहां से आपको 7 से 10% का भी करेक्शन मिला तो दे विल जंप द गन एंड दे विल बाय इनटू द मार्केट। 16% करेक्शन तक का तो सिचुएशन, इसलिए जो एसआईपी का फंड है और जो रिटेल का फंड है वो पहले ही इट कम इन एंड रेस्क्यू द मार्केट। इफ देयर इज नो चेंज, इफ देयर इज नो मेजर चेंज जो गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए या इंटरनेशनल वाटर्स में कोई बहुत ही बड़ा वॉर छिड़ जाए, अगर वो नहीं होता है और जो अभी सिचुएशन है उसी सिचुएशन में हम बैठते हैं, तो 20,000 वाला लेवल सर निफ्टी का भी नहीं दिखता है। मैं कॉशियस हूं, मगर एक छोटे मोटे करेक्शन के लिए कॉशियस हूं। इतना बड़ा डीप डाउन अभी निफ्टी में मूवमेंट नहीं दिखता। हाइपोथेटिकली अगर बात करें तो कितना, 21, 22, 23?
सर मैं देखिए क्लोजिंग बेसिस पे मैंने अपना बता भी दिया था 23,600। वो नितिन सर ने थोड़ा सा अब वो आदत है जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स को नीचे खींचते हैं, तो उन्होंने मुझे 23,600 से अब 23,400 पे लाके खड़ा कर दिया है। तो सर मुझे मानना पड़ेगा 23,400 अब मैं मान लूंगा, बट उससे नीचे सर मेरे को कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं होती हुई दिखती है। द मार्केट, द मोमेंटम एंड द मनी विच इज चेसिंग द मार्केट इज ह्यूज राइट नाउ। ठीक। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो अगर वो नहीं, मान लीजिए नीचे के लेवल्स आते भी हैं, जो भी नीचे के जितने भी आएंगे, तो वहां पे फिर से बाइंग आ जाएगी। और ये हम पीछे भी देख चुके हैं, ये वाला जो 3 जून 4 जून 5 जून में जो चीजें हुई थी वो भी हमारे सामने है। तो वो जो खाई बनी थी वो अगले दिन कवर होकर के और उसके आगे फिर हम वैसे चले, लेकिन बहुत एक तरफा चले। जो अभी रुचि जी कह रहे हैं वो वाला एक है, वो कहीं तो परेशान कर रहा है, और वो कम से कम मुझे तो कहीं ना कहीं बॉदर कर रहा है कि थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है, थोड़ा सा परेशान कर रहा है कि ये इतना तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा क्रांतिकारी तो चीजें नहीं हो रही हैं। तो कहीं तो ये सांस लेगा। अब वो सांस लेने में दोनों चीजें जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कि टाइम ले सकता है या प्राइस वाइज ले सकता है। ज्यादातर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा डिप नहीं आने वाला है, लेकिन कुछ एक एक्सपर्ट्स ने कहा है, शो पे कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, और उस रिकॉर्ड को, उन लेवल्स को और इस पूरे थॉट प्रोसेस को मैंने डॉक्यूमेंट करके कल एक एडिटोरियल लिखा हुआ था, द बिजनेस गार्जियन के फ्रंट पेज पे है, लीड स्टोरी है, जिसमें हमने ये वाली चीजें, तो अगर जो लोग देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसको भी पढ़ सकते हैं, वो आर्टिकल भी, जहाँ पे बहुत डिटेल में इस पे हमने बात करी है कि पॉलिटिकल जो जितना मेहम हुआ है, जितनी चीजें हुई हैं, उसके चलते किस तरीके से बाजार के उतार चढ़ाव और आगे किस तरीके का एक थोड़ा सा रिस्क हम लेकर के बजट सेशन में जा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट से जिस तरीके के शोर आ रहा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजों को बदल भी रहा है। जी अनिल जी। जी लवजीत जी, ये मैं सारी कही हुई बातों से सहमत हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी बात कही गई है रिस्क को लेके, कि आप जब सब कुछ प्लान कर लेते हैं सारी कंटिजेंसीज के लिए, और उसके बाद में जो बचता है ना, वही रिस्क है। तो ये भी है, मैं इसको थोड़ा और विस्तृत पटल पे देखना चाहूँगा और रखना चाहूँगा। अभी पिछले महीने ही हमने करीब 1400-1500 पॉइंट का गोता लगाया है मार्केट में। तो रिस्क ऐसी चीज़ है कि उसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है 20,000 पहुँच जाए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जैसी सिचुएशन चल रही है, बड़ा अनलाइकली लग रहा है, लेकिन इस मार्केट के अंदर अनलाइकली चीज़ें जो दशकों में एक बार होती है ना, वो यहाँ पे करीब करीब रोज होती हैं। तो यही इस मार्केट की खूबी है। आप कितना ही प्लान कर लीजिए, रिस्क जो है जो बच जाता है बड़ी इस डिस्कशन का इससे बढ़िया क्लोजिंग कमेंट नहीं हो सकता कि वो रिस्क ही क्या, वो एक्सीडेंट ही क्या, जो आपको पहले से पता हो कि आ सकता है, जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और एस्टिमेट कर सकते हो, क्योंकि वही रिस्क है और वही एक्सीडेंट है जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर एक लाइन में कुछ लोकेश जी क्लोज करना चाहे तो बता। सर, जो भी एनालिस्ट आपको ये 20,500-700 का टारगेट दिया है, मैं उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ। मैं अनिल जी से सहमत हूँ, अभी के लिए हमें नहीं दिख रहा है, मगर जो 20,700 या 21,700, मेरे लिए 21,700 है, वो 200 डे मूविंग एवरेज है और वो 10% है, 10.5% है। और जैसे मैंने बोला 39 मंथ हो गए हैं, हमने 10% का करेक्शन देखा नहीं है। तो ये करेक्शन कभी कोई भी रीजन से आ सकता है। अभी चार्ट पे और अभी मार्केट के मुंह पे नहीं दिख रहा है, मगर ऐसा कुछ दिखेगा तो जरूर मैं अपनी तरफ से भी बोलूंगा अब मुझे करेक्शन दिख रहा है। बट वो चीज मैं अभी इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। 10% करेक्शन बुल मार्केट में आते हैं। अगर मैं 2004 से लेके 2008 की बात करूं तो 7 बार ऐसे हुआ है। उस बुल मार्केट में 7 टाइम्स ऐसा हुआ है जहां पर 10% से ज्यादा करेक्शन आए थे। तो इस बार जो 2024 से 2028 का मूव है या 29 का मूव है मोदी सरकार का, अगर ये बुल मार्केट में मान भी लेता हूं तो ये 8-10 बार ऐसे भी होंगे जहां पर आपको 10% का करेक्शन देखना मिलना चाहिए। अब वो कल होगा, 1 महीने बाद होगा। अगर ये 25,000 से जाके होगा तो मेरा टारगेट शायद 22,200 का हो जाएगा 10% का करेक्शन के हिसाब से। तो ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई डिस्कार्ड नहीं है। बट अभी के लिए मार्केट ऊपर की तरफ है, डाउन साइड आएगा तो हम वो भी ट्रैक करेंगे। ठीक, तो वो तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, लेकिन होगा भी तो एक 10%, ये बार बार लोकेश जी कहते चल रहे हैं, तो वो जरूर याद रखिए कि 10% जो भी लेवल्स हैं वहां से 10% आना कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत ऐसी वाली चीज नहीं है। और वही है कि कभी कभी होता क्या है कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। तो यहाँ पे शायद कई एक्सपर्ट्स का वो वाला भी एक एलिमेंट है
कि कुछ चीजें मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं उस तरीके की चीजें लग रही हैं कि शायद नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ओवरऑल। लेकिन फिर भी बात वही वाली चीज घूम फिर करके लॉन्ग ट्रेंड में ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड ही है। ये नए भारत का, नए इंडिया का बाजार है, और इसके अंदर में कहीं कुछ नीचे की तरफ तो डायरेक्शन नहीं है, ऊपर की तरफ है। बीच बीच में ये वाले जो हर्डल्स आएंगे वो आते रहेंगे, देखा जाएगा, उसको पार भी कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए ठीक है। जी नितिन जी, कुछ आप इसमें भी ऐड कर रहे हैं अभी? सर मैं जस्ट एक लेवल ऐड कर दे रहा हूं, जहां 20,000, 21,000 बाकी सब की बात हो रही है। 23,180 के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग दे दे, आप सीधा 20,390 के लिए रेडी, सॉरी 21,390 के लिए रेडी हो जाओ। 23,180 इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। मैं अभी भी नेक्स्ट ईयर जो मुझे गिरावट दिख रही है, बड़ी गिरावट, एक बड़ा फॉल, और वो बड़े समय के लिए गिरावट होगी, कम से कम वो 1 साल कम से कम वो गिरावट जो दौर रहेगा, वो मुझे नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर के बाद ही दिख रहा है। अभी भी मेरे पास 1 साल है, फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है मुझे कहीं पे भी। बट एक लेवल ऐसा है, इसके नीचे अगर निफ्टी की क्लोजिंग आ गई तो एक अच्छी गिरावट जो है वो देखने मिल सकती है। स्लो बट स्टेडी गिरावट रहेगी, वो लेवल है 23,180। तो ये लेवल को मैं लेकर चल रहा हूं, और इसके लेवल को ब्रेक करने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, बिकॉज हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर काम करते हैं, डिफरेंट थ्योरी को लेकर के, गैन है, नंबर्स है, प्लैनेट्स है, सारे चीजों को लेकर। इनफैक्ट एलियट वेव को भी अगर हम यूज करते हैं तो वो भी मुझे 23,180 के नीचे की क्लोजिंग अभी बहुत ही नगण्य, बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। इसलिए मैं इसको लेकर के मैं बिल्कुल भी कन्विक्टेड नहीं हूँ, कन्विक्शन में नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी बुलिश हूँ। मुझे गिरावट अगर कहीं मिलती है 23,400, 23,600 तक, मैं बाइंग मोड में रहूंगा। ठीक है, बाइंग मोड में गिरावट आती है तो खरीदारी का ही मौका होगा, चिंता की कोई बात नहीं। चलिए।